Hello everyone, welcome back to Gurukul Agri. So here is the sixth module of fishery which we are going to discuss today. तो चलिए देखते हैं सिक्स्थ मॉड्यूल के अंदर आज कौन सा टॉपिक हम फिशरी के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं. सो हेयर इज द टॉपिक और आज का टॉपिक है अटेनमेंट्स ऑफ द इनपुट्स जो कि बेसिकली जिसमें फिश शीट आता है. फिश शीट किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से जो है फिश शीट का कलेक्शन किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. देखिए फिश शीट के बारे में आगे फर्दर जानने से पहले जो कॉमन कार्प स्पीसीज होती है, कॉमन कार्प एक्सेप्ट कॉमन कार्प जो ऑल अदर स्पीसीज होती हैं, इंडियन मेजर कार्प के अंदर आती हैं जो, और जो चाइनीज कार्प के अंदर आती हैं, ये सारी स्पीसीज जो है पॉन्ड कंडीशन के अंदर जो है ब्रीड नहीं होती हैं. आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू इन द सेक्शन वेयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट स्पीसीज इन द कार्प कल्चर, जहाँ पे हमने डिफरेंट कार्प स्पीसीज के फीचर्स को डिस्कस करा था. वहाँ पे मैंने पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में आपको बताया है कि ये जो है पॉन्ड कंडीशन के अंदर ब्रीड नहीं होती है. तो जो स्पीसीज पॉन्ड कंडीशन के अंदर ब्रीड नहीं होती हैं उनके लिए किस तरह से ऑपरेशंस किए जाते हैं, ब्रीडिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए ब्रीडिंग किस तरह से होती है. बर्न ब्रीडिंग होती है, इंड्यूस ब्रीडिंग की जाती है, और पॉन्ड में जो कॉमन कार्प होता है बेसिकली वो जो है पॉन्ड में ब्रीड करती है, तो उसके लिए अदर ऑपरेशन जो है किए जाते हैं. तो वो स्पीसीज जो पॉन्ड में ब्रीड नहीं होती हैं उनके लिए किस तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, किस तरह से स्पॉन को कलेक्ट किया जाता है, बेसिकली जो फिश शीट होता है उसका कलेक्शन किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट है स्पॉन कलेक्शन फ्रॉम द रिवर राइन. देखिए स्पॉन जो होते हैं उनका कलेक्शन किया जाता है रिवर राइन से. किस तरह से कलेक्शन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेट. हैंडलूम नेट होती हैं 1.5 to 3 mm हैंडलूम नेट जो कि यूज की जाती हैं टू कलेक्ट द स्पॉन फ्रॉम द रिवर राइन. और जो वाटर स्पीड होती है 20 to 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जहाँ पे वाटर स्पीड होती है वहां से स्पॉन का कलेक्शन किया जाता है. और ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ, मॉनसून के टाइम पे बेसिकली ये कलेक्शन किया जाता है. क्यों मॉनसून के टाइम पे कलेक्शन किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो है कार्प स्पीसीज वो मॉनसून के टाइम पे जो है स्पॉनिंग करती हैं. जो उनका स्पॉनिंग टाइम होता है, ब्रीडिंग टाइम होता है, वो होता है मॉनसून टाइम. तो जो स्पॉन की अवेलेबिलिटी होती है वो मॉनसून में अबंडेंट होती है, तो इसीलिए मॉनसून टाइम में जो है स्पॉन का कलेक्शन किया जाता है. तो ये जो है बेसिकली स्पॉन कलेक्शन का टाइम और स्पॉन कलेक्शन का मेथड होता है, जिसके थ्रू जो है स्पॉन को कलेक्ट किया जाता है एंड फिर जाके जो है पॉन्ड में उनको स्टॉक किया जाता है. तो देखिए ये जो नेट है, ये फर्स्ट वाला जो इमेज है, इस तरह का नेट यूज किया जाता है स्पॉन कलेक्शन के लिए डिफरेंट सोर्सेस से. तो रिवरराइन से कलेक्ट करने के लिए ये नेट जो है यूज किया जाता है, हैंडलूम नेट इसे कहा जाता है. चलिए अब बात करते हैं बर्न ब्रीडिंग के बारे में. But before bund breeding, we'll just discuss about what is bund. Bund is basically artificial improved tank. Artificially improved tanks को कहा जाता है bunds. अब ये bunds कहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं? Basically bunds प्रिपेयर किए जाते हैं catchment area में. Catchment area, now what is catchment area? Catchment area उस एरिया को कहा जाता है from where the water or rain water flows into the river and lakes and any other water body. तो जो रेन वाटर होता है जिस एरिया से फ्लो करता है रिवर्स में, पॉन्ड में, लेक में, तो उन एरियाज को कहा जाता है कैचमेंट एरिया. और उन एरियाज में जो है ये जो बर्न्स होते हैं, आर्टिफिशियली इम्प्रूव टैंक्स होते हैं, ये बेसिकली प्रिपेयर किए जाते हैं. अब देखिए जो बर्न होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेट बर्न और एक होता है ड्राई बर्न. वेट बर्न का इमेज कुछ इस तरह से है. देखिए ये वाला जो इमेज है ये है वेट बर्न. वेट बर्न बेसिकली पेरिनियल इन नेचर होता है, पेरिनियल इन नेचर होता है, और इसमें जो वाटर होता है काफी लंबे टाइम तक जो है इसमें अवेलेबल होता है. और जो वेट बर्न होता है इसके नियर बाय जो वाटर सोर्स होता है दैट इज बेसिकली अबंडेंट, क्योंकि वाटर सोर्स नियर बाय भी होने से जो है बर्न को जो है नियर बाय प्रिपेयर किया जाता है, जो वाटर सोर्स से कनेक्ट करके जो है उसमें वाटर का एप्लीकेशन दिया जाता है. तो जो पेरिनियल काइंड ऑफ बर्न होता है दैट इज बेसिकली वेट बर्न, और इसका जो वाटर बॉडी होता है 1 to 2 हेक्टेयर का विद कैचमेंट एरिया रेंजिंग फ्रॉम 20 to 100 टाइम्स आर कंसीडर्ड एज अ वेट बर्न्स. और जो वेट बर्न होते हैं अराउंड लार्ज
इनको बहुत ज़्यादा जो है लार्ज एरिया में भी प्रिपेयर किया जा सकता है, अराउंड 300 हेक्टेयर के एरिया में। उसके बाद जो ड्राई बर्न्स होते हैं बेसिकली सीजनल इन नेचर, सीजनल होते हैं, ठीक है, हैवी रेनफॉल के टाइम पे या मॉनसून के टाइम पे बेसिकली जो हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं। और नियर बाय जो वाटर बॉडी होती है, इट माइट बी पॉसिबल दैट इज सीजनल, जो वाटर है उसमें सीजनली जो है अवेलेबल होता है, तो इसीलिए जो है ड्राई बर्न्स उन एरियाज में प्रिपेयर होते हैं जहाँ पे सीजनल वाटर अवेलेबिलिटी होती है ड्यूरिंग द मॉनसून और एनी अदर टाइम, जिस टाइम पे जो सोर्स है उसमें वाटर फ्लो जो है वो स्टिमुलेट होता है। जो ड्राई बर्न्स होते हैं, देखिए मध्य प्रदेश में जो प्रिपेयर होते हैं कंपैरेटिवली बिगर इन साइज होते हैं, अराउंड 0.2 टू 2.5 हेक्टेयर, और जो वेस्ट बंगाल में होते हैं दे आर स्मॉलर कंपैरेटिव टू मध्य प्रदेश, 0.1 टू 0.5 हेक्टेयर बेसिकली जो है इनका साइज होता है। और ये जो ये वाला इमेज है ये ड्राई बर्न का इमेज है। तो ये ड्राई बर्न जो होते हैं बेसिकली वो कार्प स्पीसीज जो कि पॉन्ड कंडीशन में ब्रीड नहीं करती हैं, वो सारी स्पीसीज जो है इन बर्न्स में ब्रीड करती हैं। तो इन बर्न्स को बेसिकली जो है स्पॉनिंग के लिए, स्पॉन कलेक्शन के लिए जो है यूज किया जाता है अंडर दी बर्न्ड ब्रीडिंग। तो ये बर्न्स हैं वेट बर्न्स एंड ड्राई बर्न। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रीडिंग ऑपरेशंस जो कि वेट बर्न और ड्राई बर्न में किए जाते हैं। देखिए जो वेट बर्न होते हैं उनके जो डीपर सेक्शंस होते हैं, डीपर एरिया, उन बर्न से जो है जो स्पीसीज होती हैं, फिश स्पीसीज, वो माइग्रेट करती हैं शैलो एरिया की तरफ और वहां पे वो ब्रीड करती हैं, स्पॉनिंग करती हैं, जो एग्स होते हैं उनको रिलीज करती है और फिर जाके जो है वहां से स्पॉन कलेक्शन किया जाता है। उसी तरह से जो ड्राई बर्न्स होते हैं इनमें जो रेशियो होता है मेल एंड फीमेल का वो होता है 1:1 का, ठीक है। और जो स्पॉनर्स होते हैं, ठीक है, जो स्पॉनिंग करते हैं उनको 10 to 12 आवर्स के लिए जो है बर्न्स में रखा जाता है और विद इन दैट पीरियड दे स्पॉन्ड, और जो रिलीज करते हैं एग्स को, जो स्पॉन्स वहां पे जो है बर्न में होते हैं, फिर उनका जो है कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद देखिए एक बर्न से बेसिकली 5 to 6 ब्रीडिंग ऑपरेशन जो हैं एक सीजन में, एक टाइम में किए जा सकते हैं। तो बर्न ब्रीडिंग को भी जो है प्रैक्टिस की जाती है उन स्पीसीज के लिए जो पॉन्ड कंडीशन में ब्रीड नहीं करती हैं। तो ये जो है एक वन ऑफ द मेथड ऑफ ब्रीडिंग है फॉर द फिश कल्चर, ठीक है, जहां पे पॉन्ड कंडीशंस के अलावा जो है बर्न में इनको जो है ब्रीडिंग ऑपरेशंस कराए जाते हैं, कंडीशन जो है उनको बर्न में प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये था पहला ऑपरेशन जो कि वेट बर्न और ड्राई बर्न के अंदर किया जाता है। देखिए ये वेट बर्न है और ये ड्राई बर्न है। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग और हाइपोफिजेशन, इट इज बेसिकली अ टेक्निक ऑफ ब्रीडिंग इन फिशेस। फिशेस में जो ब्रीडिंग की टेक्निक जो है डेवलप की जाती है उसे कहा जाता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग और हाइपोफिजेशन। बेसिकली हाइपोफिजेशन जो है वो ब्रीडिंग की एक टेक्निक है। अर्लियर जो लेक्चर हमने डिस्कस करा था उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट बेसिकली हाइपोफिजेशन, हाइपोफिजेशन में बेसिकली क्या टेक्निक यूज की जाती है, क्या मेथड होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पर यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हाउ बेसिकली हाइपोफिजेशन वर्क्स और किस तरह से जो है हाइपोफिजेशन में मेथड को यूज किया जाता है। देखिए बेसिकली हाइपोफिजेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन दिया जाता है फिशेज में ताकि वो जो है स्पॉनिंग मेच्योरिटी को अटेन कर सके। देखिए वो फिशेज जिनमें मेच्योरिटी जो है जल्दी नहीं आ पाती है या बहुत डिले होता है स्पॉनिंग में, उन फिशेज में ये इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो मेच्योरिटी को अटेन कर सकें, स्पॉनिंग मेच्योरिटी को बेसिकली जो है अटेन कर सकें और स्पॉनिंग के लिए रेडी हो सके। देखिए बॉडी में जो फिशेज की बॉडी होती है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, स्कल पोर्शन जो होता है उसमें ऑलरेडी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन जो होता है वो यूज किया जाता है इंड्यूस ब्रीडिंग में। जब फिशेस में वो ग्लैंड से जो सीक्रेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, तो जो मेच्योरिटी होती है वो स्लो डाउन होती है, जो ग्रोथ रेट होता है वो बेसिकली स्लो होता है। इसीलिए फिशेस से जो डोनर फिशेस होती हैं उनके स्कल पोर्शन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक्सट्रैक्शन, और ये हाइपोसील हार्मोन बेसिकली उसे कहा जाता है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और इंजेक्ट किया जाता है सेक्सुअली मैच्योर्ड फिशेस में ताकि वो स्पॉनिंग मैच्योरिटी को अटेन कर सकें। तो ये बेसिकली प्रोसेस होती है हाइपोफिजेशन के अंदर। नाउ हाइपोफिजेशन में जो ग्लैंड होती है उसका प्रिजर्वेशन किस तरह से किया जाता है। हाइपोफिजेशन में प्रिजर्वेशन होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल में किया जाता है ग्लैंड का प्रिजर्वेशन,
और जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट होता है उसका जो प्रिजर्वेशन होता है वो डिस्टिल वाटर और ग्लिसरीन का 1:2 का जो मिक्सचर होता है उसमें बेसिकली उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। देखिए जो हाइपोफिजेशन है वो इंडिया में 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया, 1957 में। और मोस्ट ऑफ दी जो स्पीसीज हैं उनका जो है सक्सेसफुल मेथड है हाइपोफिजेशन फॉर ब्रीडिंग, क्योंकि सारी जो फिशेज हैं उनका गुड रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स दी हाइपोफिजेशन मेथड ऑफ ब्रीडिंग, और इसे ही कहा जाता है इंड्यूस ब्रीडिंग मेथड। ठीक है, और ये जो हाइपोसील हार्मोन होता है ये बेसिकली वर्क क्या करता है, फिर ये जो है स्पॉनिंग मैच्योरिटी को अटेन करने के लिए फिश का जो ग्रोथ रेट होता है उसे फास्ट करता है। तो ये थी इंड्यूस ब्रीडिंग और हाइपोफिजेशन। ये रही इसका इमेज, किस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है, सेक्सुअली मैच्योर जो फिशेज होती हैं उनको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो स्पॉनिंग मैच्योरिटी को गेन कर सके, अटेन कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट है ब्रूड स्टॉक मेंटेनेंस एंड देयर सिलेक्शन फॉर स्पॉनिंग। देखिए जो स्पॉनिंग के लिए सिलेक्शन किया जाता है फिशेस का वो किस तरह से किया जाता है। देखिए सबसे पहले जो हेल्दी मेल एंड फीमेल होते हैं 2 to 3 ईयर्स के, उनको सिलेक्ट किया जाता है स्पॉनिंग के लिए। और जो पॉन्ड साइज होता है जहाँ पे उन्हें रेयर किया जाता है 0.2 to 0.5 हेक्टेयर का पॉन्ड होता है विद 1.5 मीटर डेप्थ। देखिए 1.5 मीटर डेप्थ इज अ वेरी कॉमन डेप्थ जो कि पॉन्ड में मेंटेन होनी नेसेसरी होती है, रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है वो 1500 से 2000 केजी पर हेक्टेयर होती है। बेसिकली ये स्पॉनिंग के लिए है, स्पॉनिंग के लिए जो फिशेस सेलेक्ट की जाती हैं उनका स्टॉक यहाँ पे बताया गया है कि कितनी स्टॉकिंग डेंसिटी होनी चाहिए। देखिए उसके बाद है सप्लीमेंट्री फीड। ये सप्लीमेंट्री फीड जो है वो आउटसोर्स से दिया जाता है और सप्लीमेंट्री फीड फिश के ग्रोथ रेट में क्रूशियल रोल प्ले करता है। जो ग्रोथ रेट होता है फिश का उसे जो है इम्प्रूव करता है, उसको फास्ट करता है, क्योंकि जो फिशेस होती हैं उनका ग्रोथ रेट जो है वो फीड पे डिपेंड करता है, अबंडेंसी ऑफ फीड पे डिपेंड करता है, कितना न्यूट्रिशन रिच फीड है वो डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है फिश का जो ग्रोथ रेट होता है वो बेसिकली स्लो और फास्ट होता है। तो जो सप्लीमेंट्री फीड होता है ऑयल केक एंड ब्रैन मिक्सचर जो होता है उसके उस रेशियो में दिया जाता है 1:1। देखिए ब्रैन होता है ये राइस ब्रैन मिक्सचर हो सकता है, व्हीट ब्रैन हो सकता है, ऑयल केक में मस्टर्ड ऑयल केक और ग्राउंडनट ऑयल केक बेसिकली जो है यूज किए जाते हैं। तो ये जो है सप्लीमेंट्री फीड में आता है। उसके बाद देखिए रेयरिंग पीरियड जो होता है नॉर्मली 4 to 5 मंथ्स का होता है, जो बेसिकली स्पॉनिंग जो फिशेस होती हैं उनका रेयरिंग पीरियड है ये, कि 4 to 5 मंथ्स के लिए उनको रेयर किया जाता है। और ब्रीडिंग सीजन मॉनसून का सीजन होता है जिस टाइम पे ब्रीडिंग की जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिशेस जो होती हैं वो मॉनसून टाइम पे ब्रीड करती हैं। उनका जो स्पॉनिंग टाइम होता है वो मॉनसून होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो है बहुत सारा जो रिवर्स होती हैं, बहुत सारे रिवर्स होते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, उनमें अबंडेंसी ऑफ वाटर और अबंडेंसी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी होती है। तो उस टाइम पे जो है मोस्ट ऑफ द फिशेस स्पॉनिंग करती हैं, ब्रीडिंग करती हैं। तो ये जो है जो ये ऑपरेशन होता है बेसिकली मॉनसून सीजन में इसको किया जाता है। उसके बाद देखिए वाटर टेम्परेचर। देखिए सुटेबल वाटर टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें जो स्पॉनर्स फिशेज होती हैं अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं। जो उनकी ब्रीडिंग ऑपरेशंस होते हैं, जो स्पॉनिंग प्रोसेस होती है वो बेसिकली जो है कंफर्टेबली और सक्सेसफुली जो है 25 to 30 डिग्री के वाटर टेम्परेचर में जो है सुटेबल होती हैं। तो ये पैरामीटर्स हैं ब्रूड स्टॉक मेंटेनेंस के लिए, और उनका जो सिलेक्शन किया जाता है इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। किस तरह से पॉन्ड एरिया होना चाहिए, कितनी स्टॉकिंग डेंसिटी होती है और क्या रेशो होता है सप्लीमेंट्री फीड का। तो ये सारे जो हैं पैरामीटर्स हैं। उसके बाद देखिए अगर 10 मिलियन स्पॉन का टारगेट है तो उसके लिए 6 मिलियन जो इंडियन मेजर स्कार्प जो है पॉन्ड में होनी चाहिए, 4 मिलियन सिल्वर स्कार्प होनी चाहिए और जो ग्रास स्कार्प होती है। उसके बाद देखिए 750 केजी ब्रूड स्टॉक जो होता है उसमें 300 केजी इंडियन मेजर कार्प्स होनी चाहिए और 450 केजी जो है सिल्वर एंड ग्रास कार्प होनी चाहिए। तो ये बेसिकली जो है स्पॉन का है कि अगर 10 मिलियन स्पॉन अगर जो है उसका टारगेट रखा गया है तो उसमें किस तरह से जो नंबर ऑफ इंडियन मेजर कार्प्स हैं 4 मिलियन जो है सिल्वर कार्प्स होनी चाहिए। ठीक है, उनका जो वेट होना चाहिए अराउंड 70 केजी 750 केजी ऑफ ब्रूड स्टॉक जो है उसमें 300 केजी इंडियन मेजर कार्प होनी चाहिए और 450 जो है सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प होनी चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि इस तरह से अगर टारगेट है तो इस तरह से जो है इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो मेल एंड फीमेल का रेशो है 1:1 होता है बाय वेट एंड 2:1 होता है बाय नंबर। मतलब
2 मेल एंड 1 फीमेल, ठीक है, बाय नंबर और बाय वेट 1:1। उसके बाद देखिए जो एग्स होते हैं, यूनिफॉर्म साइज ऑफ एग्स, जो पेल ब्लू कलर के एग होते हैं वो होते हैं सिल्वर कार्प के, ठीक है, जो मेच्योरिटी होती है उनकी। ब्राउन और कॉपर कलर के जो एग होते हैं वो होते हैं ग्रास कार्प के, ये इंडिकेट करते हैं प्रॉपर मेच्योरेशन स्टेज। तो ये इनकी जो है प्रॉपर मेच्योरिटी स्टेज होती है इनके एग्स की। तो ये ब्रूड मेंटेनेंस के अंदर आता है, जिसमें जो है सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से जो है टारगेट होता है, उसके लिए किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, और किस तरह से जो है मेल और फीमेल का रेशियो जो है पॉन्ड में होना चाहिए। सो दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है इंड्यूस ब्रीडिंग ऑपरेशंस। इंड्यूस ब्रीडिंग ऑपरेशंस किस तरह से किए जाते हैं। देखिए फीमेल को 2 इंजेक्शन बेसिकली दिए जाते हैं और मेल को 1 इंजेक्शन दिया जाता है। देखिए मेल को ओनली 1 इंजेक्शन दिया जाता है। अब देखिए जो फीमेल को 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं वो 4 to 6 आवर के इंटरवल में दिए जाते हैं। फर्स्ट डोज जो होती है वो 2 to 4 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट होती है और सेकेंड डोज होती है 5 to 6 mg ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, पर केजी ऑफ बॉडी वेट। उसी तरह से जो मेल होता है, मेल को 1 डोज दी जाती है, ठीक है, वो भी सेकेंड इंजेक्शन के टाइम पे, जब फीमेल को सेकेंड इंजेक्शन दिया जाता है, और उसका जो अमाउंट होता है वो होता है 2 to 4 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो ये जो इंड्यूस ब्रीडिंग के अंदर जो हाइपोफिजेशन टेक्निक यूज होती है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो हार्मोन होता है, उसको बेसिकली मेल और फीमेल दोनों में इंजेक्ट किया जाता है, और जो रेट होता है इंजेक्ट करने का वो 2 डोजेस होती है फीमेल में और 1 डोज होती है मेल में। देखिए अगर पर्टिकुलर स्पीसीज की बात की जाए, जैसे सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प फीमेल्स, तो इनके लिए जो डोज होती है, फर्स्ट डोज होती है 3 से 4 mg की और सेकंड होती है 8 to 10 mg ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट। देखिए ये वाले जो डोजेस थी ये इंडियन मेजर कार्प के लिए थी, जिसमें फर्स्ट जो है वो 2 to 4 mg की है और सेकंड 5 to 10 mg की है। ये जो है सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प के लिए हैं, जो कि चाइनीज कार्प हैं, तो उनके लिए जो डोजेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो मेल के लिए जो डोज होगी वो 3 to 4 mg ऑफ बॉडी वेट होगी। देखिए उसके बाद जो मेल और फीमेल का रेशियो होता है एक सेट में, स्पॉनर सेट जिसे कहा जाता है, उसमें फीमेल और मेल का जो रेशियो होता है स्पॉनर्स का वो होता है 1:2, 2 मेल एंड 1 फीमेल। और जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो रेशियो होता है वो होता है 1:1 का। देखिए ये जो ईच सेट होते हैं स्पॉनर्स के, इनको हापा में रखा जाता है। हर एक सेट के लिए एक हापा जो है पॉन्ड में फिक्स किया जाता है। ये हापा एक बेसिकली रेक्ट एंगुलर कंटेनर होता है, क्लोथ कंटेनर बेसिकली से कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ जो पॉन्ड में आपको इमेजेस दिख रही हैं, ये हापास की इमेज हैं और ये स्पॉनर्स के लिए लगाए जाते हैं। ईच सेट ऑफ स्पॉनर के लिए एक हापा जो है पॉन्ड में फिक्स किया जाता है, तो इन्हें जो है हापा कहते हैं। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आए आपको कि हापा किससे रिलेटेड टर्म है, फिश कल्चर से है या किस से रिलेटेड ऑपरेशन है, तो फिश कल्चर से रिलेटेड ऑपरेशन है, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स जो हैं पूछे जाते हैं। तो हापा जो है वो फिश कल्चर से रिलेटेड है। स्पॉनर्स के लिए बेसिकली ईच सेट ऑफ स्पॉनर्स के लिए एक हापा जो है पॉन्ड में फिक्स किया जाता है, ठीक है। और देखिए ये जो इंड्यूस ब्रीडिंग ऑपरेशन होता है बेसिकली क्लाउडी वेदर में मॉनसून वेदर में बेसिकली किया जाता है, जब वाटर टेम्परेचर अराउंड 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस टाइम पे फेवरेबल कंडीशन होती है इंड्यूस ब्रीडिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। और फिशेस में भी जो है उस टाइम पे मेच्योरिटी बहुत जल्दी जो है वो अटेन करती हैं, तो ये इसके लिए जो है फेवरेबल कंडीशंस है इंड्यूस ब्रीडिंग ऑपरेशन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एग्स दिया गया है, क्वांटिटी ऑफ एग्स ऑब्टेन फ्रॉम कल्टीवेटेड कार्प स्पीसीज, कितना जो है ये एग प्रोड्यूस करती है एक टाइम में पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। देखिए कार्प की जो स्पीसीज है, अगर केटला की बात करें तो केटला अराउंड आपके देती है 1,25,000 to 2 लाख एग्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसको आप जो है 1 लाख से 2 लाख भी ले सकते हैं, अगर आपको राउंड फिगर में लेना है 1 लाख to 2 lakhs। उसके बाद देखिए रोहू देती है 2,50,000 से 3 लाख, 2 से 3 लाख आप इसे ले सकते हैं। मैं आपको राउंड फिगर भी इसलिए बताती हूँ क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता। अगर आपको रेंज दी जाएगी तो 2 से 3 लाख की दी जाएगी, ठीक है।
2,50,000 या 3 लाख जो है एग्जैक्ट नहीं देगा वो वहाँ पे, तो इसीलिए साथ ही साथ मैं आपको जो है रेंज भी बताती हूँ कि 2 से 3 लाख इसको ले सकते हैं, 1 से 2 लाख इसको ले सकते हैं, अगर आप एवरेज वैल्यू लेके चलें, एक लम सम वैल्यू लेके चलें। उसके बाद मृगल की बात करते हैं, तो मृगल 1,50,000 से 2 लाख, फिर इसको 1 से 2 लाख आप ले सकते हैं। सिल्वर काप देती है आपकी 1 लाख से 1,50,000। ग्रास काप अराउंड 1 लाख एक्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। कॉमन काप 1,50,000 से 2,50,000। तो ये जो है बेसिकली इनका रेट ऑफ एग है। तो इसको आप बेसिकली एक जो राउंड फिगर होता है, जैसे 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, 1 से 2 लाख, 1 से, इसको जो है 1 लाख अराउंड 1 लाख, 1,50,000 जो है 1 लाख के आसपास की वैल्यू है, इसमें 1 लाख है, ठीक है। उसके बाद कॉमन काप भी जो है आपका 1 लाख से 2 लाख आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको शायद वैल्यू जो है जल्दी जो है याद होंगी और ये बेसिकली रिमेन रहेंगी दिमाग में। अगर आप 1 लाख से 2 लाख लेके चलते हैं तो अगर ये 1,25,000 का ऑप्शन भी आता है तो आप सही ऑप्शन जो है वहाँ पे ऑप्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 लाख से 2 लाख के बीच जो है कैटला एग प्रोड्यूस करती है। डिपेंड करता है बॉडी वेट पे और डिपेंड करता है पॉन्ड की कंडीशंस पे। देखिए ये जो है एवरेज वैल्यू आपको दी जाती है, इससे ज़्यादा भी एग्स हो सकते हैं, कम भी एग्स हो सकते हैं इस रेंज के अंदर। वो जो है डिपेंड करता है पॉन्ड के कंडीशंस पे और किस कंडीशन में कैटला को रेयर किया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे जो है इन्फ्लुएंस करती हैं एग के प्रोडक्शन को, एग जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी क्वांटिटी को। यहाँ पे एवरेज वैल्यू जो है, एक एवरेज जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो आपको बताई जाती है। तो ये जो है बुक के डेटा से वेरी कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये क्वेरी लेके आते हैं कि मैम बुक में डिफरेंट है, आपके टेबल्स में डिफरेंट है। तो वहाँ पे जो बुक्स में जो टेबल्स होते हैं वो अपडेटेड नहीं होते हैं। यहाँ पे जो टेबल्स होते हैं वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स से जो है अपडेटेड होते हैं, और कुछ भी चेंजेस अगर किए जाते हैं तो वो ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही किए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो है पोस्ट स्पॉनिंग केयर ऑफ ब्रूड फिश। स्पॉनिंग के बाद जो केयर ब्रूड फिश को दी जाती है उसमें क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। देखिए बहुत सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी होती है कि ब्रूड फिश में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए जो है पोस्ट स्पॉनिंग केयर दी जाती है, क्योंकि जिस टाइम पे स्पॉनिंग के लिए जो है ब्रूड फिश को बर्न्स में या पॉन्ड्स में रखा जाता है या किसी भी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे ये स्पॉन करते हैं, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। अदर फिश के कांटेक्ट में आने से जो है इन्फेक्शन होने की जो है हायर पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए जब स्पॉनिंग हो जाती है, स्पॉनिंग के बाद जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और पेनिसिलिन का जो है ये जो एप्लीकेशन होता है फिशेस को दिया जाता है एट द रेट ऑफ 25 mg पर kg ऑफ फिश वेट और 20,000 IU पर kg ऑफ फिश। ये जो है बेसिकली बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो पोस्ट स्पॉनिंग मैनेजमेंट में आती है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल ब्रीडिंग। देखिए मल्टीपल ब्रीडिंग मतलब एक सीजन में जब 2 टाइम ब्रीडिंग करवाई जाती है तो उसे कहा जाता है मल्टीपल ब्रीडिंग। लेकिन मल्टीपल ब्रीडिंग करने के सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं कि जो 2 ब्रीडिंग्स होती हैं बैक टू बैक नहीं कराई जाती, उनके बीच में सर्टेन टाइम का, एक सर्टेन पीरियड का गैप दिया जाता है, 30 से 60 दिन का गैप दिया जाता है। डिपेंड करता है फिश के ग्रोथ रेट पे, फिश की जो पोटेंशियल होता है, फिश का जो बेसिकली मेच्योरिटी होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिन का गैप जो है 30 से 60 दिन के बीच में देना चाहिए। बट ये एक जो है एवरेज टाइम पीरियड दिया गया है कि एक ब्रीडिंग, 2 ब्रीडिंग के बीच में जब मल्टीपल ब्रीडिंग कराई जाती है तो 2 ब्रीडिंग के बीच में जो है इतना गैप नेसेसरी होता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात करेंगे कॉमन कार्प का जो सीड होता है, किस तरह से जो है कॉमन कार्प का सीड रेयर किया जाता है, यहाँ पे उसकी बात करते हैं। देखिए कॉमन कार्प बेसिकली नेचुरली ब्रीड होने वाली एक स्पीसीज है जो कि पॉन्ड में थ्रू आउट द जो है एयर ब्रीड होती है। इंडिया में 1 इन द जनवरी मार्च एंड अनदर 1 इन द जुलाई अगस्त। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से जो है इसका जो सीड प्रोडक्शन होता है वो किया जाता है। देखिए जो सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन एंड केयर ऑफ मेच्योर फिश। सेग्रीगेशन का मतलब होता है वो फिशेस जिनको जो है अलग किया जाता है बेसिकली स्पॉनिंग के लिए, तो उन्हें कहा जाता है सेग्रीगेशन या सेग्रीगेटेड फिशेस। तो यहाँ पे हेल्दी और मेच्योर्ड जो मेल और फीमेल ब्रूड फिश होती हैं उनको अलग किया जाता है और उनको जो है they basically kept in the separate pond usually by October to
सॉरी नॉट अक्टूबर टू, अप्रैल टू अक्टूबर। तो अप्रैल और अक्टूबर के पीरियड में जो है इनको अलग कर दिया जाता है और एक सेपरेट पॉन्ड में इनको रेयर किया जाता है। सेपरेट पॉन्ड में बेसिकली इनको 3% ऑफ बॉडी वेट जो है फीड दिया जाता है। डेली फीड जो है 3% ऑफ बॉडी वेट के रेट से इनको जो है फीड बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, ताकि इनकी मेच्योरिटी और इनके हेल्थ स्टेटस पे कोई भी जो है फर्क ना हो, कोई भी हार्म इनको ना पहुंचे। और यूजुअली जो फिश होती है वो 10 से 12 घंटे में, 10 से 12 घंटे में जो है स्पॉनिंग करती है, 10 to 12 आवर्स। और जो इंक्यूबेशन होता है, एग का जो इंक्यूबेशन होता है, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। टेम्परेचर जो होता है उस पे बेसिकली जो है डिपेंड करता है, जो कि 36 to 72 आवर के बीच में वेरी करता है। ये इंक्यूबेशन इज अनदर टर्म, इंक्यूबेशन एग का होता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली मेथड होता है जो वेरी करता है आपके अकॉर्डिंग टू वाटर टेम्परेचर। और जो सुटेबल वाटर टेम्परेचर होता है अराउंड 28 to 31 डिग्री सेल्सियस, 28 to 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है, इसमें जो बेसिकली जो इंक्यूबेशन का जो रेट होता है वो अराउंड आपका 45 to 50 आवर होता है, ठीक है। और ये सुटेबल टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर लो है तो वहाँ पे जो इंक्यूबेशन का रेट होता है वो बेसिकली स्लो डाउन हो जाता है। तो वाटर टेम्परेचर क्रूशियल रोल प्ले करता है स्पॉनिंग में भी और इंक्यूबेशन ऑफ एग्स में भी। एग्स के इंक्यूबेशन में भी जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। देखिए ब्रीडिंग टेक्निक की अगर बात की जाए तो ब्रीडिंग टेक्निक में जो सेट ऑफ स्पॉनर्स होते हैं, अ सेट ऑफ स्पॉनर्स जिसमें 1 फीमेल और 2 स्मॉल मेल्स, मोर देन 2 भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और लेस इक्वल टू द वेट ऑफ फीमेल आर रिलीज इन दी ब्रीडिंग हापा। ब्रीडिंग हापा जो कि एक क्लोज कंटेनर होता है जो कि पॉन्ड में सेटल डाउन किया जाता है, उसमें जो है सेट ऑफ स्पॉनर्स को रिलीज किया जाता है। और 1 kg ऑफ वीड जिसमें बेसिकली एग्स होते हैं। देखिए कॉमन कार्प जो है वो वीड में अपने एग्स को रिलीज करती है, तो 1 kg ऑफ वीड को जो है रिलीज किया जाता है ईच हापा में। उसके बाद देखिए जो इंक्यूबेशन होता है, बेसिकली इंक्यूबेशन होता है मेंटेनेंस ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग्स इन द वाटर बॉडी और अंटिल दे अटेन द साइज ऑफ फ्राई, ठीक है, फिश कल्चर में। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिपेंड करता है वाटर टेम्परेचर पे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। देखिए 36 से 72 आवर के बीच में जो है ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है वाटर टेम्परेचर पे। 28 to 31 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर टेम्परेचर है तो इसमें बेसिकली अराउंड आपका टाइम लगता है 45 to 50 आवर का, ठीक है, 45 to 50 आवर का जो है टाइम लगता है। और अगर जो है वाटर टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे जो ये टाइम पीरियड होता है वो इंक्रीज होता है। और ना सिर्फ टाइम पीरियड इंक्रीज होता है बल्कि स्पॉनिंग का जो रेट होता है, ठीक है, वो भी जो है फ्लक्चुएट होता है। किसी भी ब्रीडिंग टेक्निक के अंदर अगर वाटर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट वहाँ पे करता है। उसके बाद देखिए जो न्यूली हैच्ड आउट लार्वा होते हैं 4 to 5.5 mm जो है बेसिकली उनकी लेंथ होती है विद द प्रोमिनेंट योक सेक। योक सेक मैंने आपको बताया था लार्वा के जो है यहाँ पे एक स्वेलन पार्ट होता है। जिस तरह से ये लार्वा है, सॉरी दिस इज नॉट द लार्वा एक्चुअली लुक्स लाइक, लार्वा कुछ इस तरह का टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके यहाँ पे एक स्वेलन सा पार्ट होता है, दैट इज बेसिकली योक सेक। और योक सेक बेसिकली 2 to 4 डेज में जो है कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद जो है ये अराउंड 2 to 3 वीक्स लेता है, 2 to 3 वीक्स टू बिकम फ्राई। तो ये जो है बेसिकली एक साइकिल होती है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलती जाती है। और यहाँ पे बेसिकली जो सेट ऑफ स्पॉनर्स होते हैं, दिस इज बेसिकली द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व इन एनी ब्रीडिंग टेक्निक, क्योंकि ये डिपेंड करता है बेसिकली स्पॉनिंग जो रेट होता है वो इन सेट्स पे डिपेंड करता है। और इनका जो फीडिंग रेट होता है बेसिकली इनकी बॉडी रेट के अकॉर्डिंग, जो बेसिकली यहाँ पे सिग्रेशन में मैंने आपको बताया कि जो सिग्रेटेड फिश होती हैं उनको अराउंड 3% ऑफ बॉडी वेट जो है फीड प्रोवाइड किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है 6th मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक एज वेल। आपको ये जो सारे टॉपिक हैं फिश कल्चर के वो समझ आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। टिल देन
आप अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कीजिए और अच्छे से जो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।